सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आप देख रहे हैं PSA लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। आज लोकसभा में जन विश्वास विधेयक पर में पक्ष और विपक्ष की दोनों तरफ से चर्चा चल रही है। आइए अब हम लोकसभा चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर में पक्ष और विपक्ष दोनों इस जन विश्वास संशोधन विधेयक पर में क्या कह रही है। The next speaker is श्रीमान अयोध्या रामी रेड्डी, श्री संजय सिंह। सॉरी। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, ये बिल कुल मिलाकर है क्या? बड़े बकाए कर्जदारों को, जो बड़े बड़े कर्जा लेके बैठे हुए लोग हैं, उनको आप संरक्षण देने का काम इस बिल के माध्यम से कर रहे हैं। और मैं इसको इस रूप में भी कहूंगा कि बैंकों में आम आदमी का पैसा जमा है मान्यवर, किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का लाखों करोड़ रुपए जमा रहता है। वो पैसा आप गरीब आदमी को नहीं देते, उनके रोजगार के लिए नहीं देते, MSME सेक्टर के लिए नहीं देते। वो पैसा उठा के आप अपने चंद पूंजीपति मित्रों को दे देते हैं। जिन मित्रों से आप पीछे से चंदा लेते हैं और धंधा देते हैं, उन मित्रों को आप पैसा दे देते हैं। और जब वो मित्र आपके डूब जाते हैं तो आप उनको बचाने के लिए ये बिल लेके आते हैं। तो कुल मिलाकर बैंक डकैती को लीगलाइज करने का ये बिल है। बैंकों पर जो डकैती हो रही है आपके दोस्तों के द्वारा, आपके मित्रों के द्वारा, उसको लीगलाइज करने का काम इस बिल के माध्यम से आप कर रहे हैं। आपका ध्यान इस देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए नहीं है मान्यवर। मैंने पूरी डिबेट सुनी लोकसभा की, खाली एक चीज बताई जा रही है, ये लोन पहले का है, ये लोन पहले का है, ये लोन पहले का है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार बनी तो आप तो कह रहे थे हमारी 56 छुरी वाली सरकार है, हम एक एक आदमी से डंडा मार मार के वसूली करेंगे, सबसे पैसा लेंगे, कोई भागने नहीं पाएगा। लेकिन आपके राज में, मोदी जी के राज में 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 20,000 करोड़ रुपए के लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया, 2,500 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। ये बड़े बड़े जो हजारों करोड़ रुपए के लुटेरे थे, हिंदुस्तान से भगाया किसने इनको? आपने भगाया। ये गुनाह आपने किया। इसलिए आपको देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का आपकी मंशा नहीं है। आपकी जो 56 छुरी वाली सरकार थी, उन्होंने तो इन लोगों को भगाने का काम किया, इन लोगों को निकालने का काम किया, सेफ पैसेज देने का काम किया। देश की जनता लूटी गई, बैंकों को आपने खाली करने का काम किया। और ऑथेंटिकेट करते हुए मैं आपको बताऊंगा मान्यवर, ये आपका लोकसभा में दिया गया सरकार का उत्तर है, मेरे घर पे नहीं बना। इसमें आप लोगों ने साफ तौर पे बताया है कि आपने करीब करीब 70% कर्जा 5,44,000 करोड़ में से मात्र 1,60,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा वसूला और बाकी सब का सब आपने माफ कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है आपकी, बहुत अच्छी स्कीम है। यही स्कीम आप किसानों के लिए लाइए, यही स्कीम आप मजदूरों के लिए लाइए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए लाइए, छात्रों के लिए लाइए, छोटे दुकानदारों के लिए लाइए। और कहिए कि अगर 1 लाख रुपए किसी किसान का बाकी रहेगा, 30,000 रुपए दे दे, उसका बाकी कर्जा माफ। कहिए कि अगर 1 करोड़ रुपए किसी दुकानदार का, छोटे व्यापारी का माफ रहेगा, बकाया रहेगा, उससे 30 लाख रुपए लेके 70 लाख रुपए माफ। क्योंकि यही काम तो किया है आपने। आंकड़े पढ़ रहा हूं मान्यवर, ध्यान से पूरे देश को सुनना चाहिए क्या है आपकी असलियत। आपने भूषण स्टील का 54,000 करोड़ रुपए कर्जा बकाया था, 42,000 करोड़ रुपए आपने वसूला, 23% आपने माफ किया। SR का, भूषण स्टील का 57,000 करोड़ रुपए बकाया था, 35,000 करोड़ वसूला, 38% आपने माफ किया। 8,000 करोड़ रुपए ज्योति स्ट्रक्चर्स का बकाया था, 55% आपने माफ किया। 91,000 करोड़ GHFL का बकाया था, 60% आपने माफ किया। भूषण पावर का 48,000 करोड़ रुपए बकाया था, 19,000 करोड़ रुपए वसूला, 60% माफ किया। इलेक्ट्रो स्टील्स का 14,000 करोड़ रुपए बकाया था, 5,000 करोड़ रुपए लिया, 62% आपने माफ किया। मोनेट इस्पात का 11,500 करोड़ रुपए बकाया था,
800 करोड़ रुपए वसूला, 75% कर्जा आपने माफ किया। एमटेक का 13,500 करोड़ रुपए बकाया था, 2,700 करोड़ रुपए वसूला, 80% आपने माफ किया। आलोक इंडस्ट्रीज का 30,000 करोड़ रुपए बकाया था, 5,000 करोड़ रुपए वसूला, 83% आपने माफ किया। लैंको इंफ्रा का 47,000 करोड़ रुपए बकाया था, 5,300 करोड़ रुपए आपने वसूला, 88% कर्जा आपने माफ किया। वीडियोकॉन का 46,000 करोड़ रुपए बकाया था, 2,900 करोड़ रुपए वसूला, 94% कर्जा आपने माफ किया। एबीसी शिपयार्ड का 22,000 करोड़ रुपए बकाया था, 12,000 करोड़ रुपए वसूला, 95% आपने माफ किया। आपने श्रीवास्तव इंडस्ट्रीज का 4800 करोड़ रुपए बकाया था, 320 करोड़ रुपए आपने वसूला, 95% कर्जा आपने माफ किया। मान्यवर, अभी हमारे मित्र पूछ रहे थे हेयर कट क्या है, हेयर कट क्या है, हेयर कट क्या है। हेयर कट का तो मतलब था मामूली सी छूट देनी है, ज्यादा वसूलना है। आपने तो पूरा गर्दन कट कर दिया, पूरा गर्दन कट, यानी कि बड़ा हिस्सा कर्जे का माफ कर दिया और मामूली हिस्सा कर्जे का आपने वसूला। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें आपने रिश्वतखोरी की, भ्रष्टाचार किया, चंदा लेके धंधा दिया, आपने एक ही खाली कंपनी का नाम लूंगा, भूषण स्टील का, जो टाटा को गई, 1500 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को टाटा से इलेक्टोरल बॉन्ड और बाकी चीजों के नाम पे आपको मिले हैं। आप पैसा ले लेके इन लोगों का बड़ा बड़ा कर्जा माफ करवा रहे हो, रिश्वत ले लेके इन लोगों का बड़ा बड़ा कर्जा आप माफ करवा रहे हो। आपका ध्यान देश की अर्थव्यवस्था ठीक करने में नहीं है, पूंजीपतियों को खाली हर तरह से फायदा पहुंचाने में है। एक गाना था मान्यवर, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मोदी जी की हालत यही है। मोदी जी गाना बनाए हैं, मैं जहां जहां चलूंगा अडानी का ठेका साथ होगा। ये क्या है? ये क्या है? बांग्लादेश की यात्रा किया 2015 में, अडानी को ठेका मिल गया। श्रीलंका की यात्रा की 2021 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। तंजानिया की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। केन्या की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। नेपाल की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। मलेशिया में 2017 में यात्रा की, अडानी को वहां ठेका मिल गया। 2018 में सिंगापुर की यात्रा की, अडानी को वहां ठेका मिल गया। सर दिखाई नहीं पड़ रहा हूं मैं सर, अडानी को वहां ठेका मिल गया। वियतनाम की यात्रा की 2024 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। इजराइल की यात्रा की 2017 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ। कोई भी रिलेवेंट नहीं है। ये जो इरेलीवेंट जो इन्होंने उसको भाषण से निकाला जाए सर, एक्सपंज किया जाए। कोई मत। दूसरी बात सर, इतना झूठ आंकड़ा दे रहे हैं, उसका कोई तथ्य दूर दूर तक नहीं है। रिकॉर्ड में चेक करेंगे, हम रिकॉर्ड चेक कर लेंगे। हाँ बोले। अडानी का नाम सुनते ही लोगों को 440 वोल्ट का करंट क्यों लग जाता है? मुझे तो समझ में नहीं आता। जैसे अडानी का नाम लो, पूरी की पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है। 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। यही विषय है कि देश को बर्बाद किया है तुमने, कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। अब बिल पे आपका ध्यान बड़े बड़े पूंजीपतियों से। मान्यवर मेरा समय जा रहा है मान्यवर मेरा समय जा रहा है, मुझे बोलने दीजिए। मान्यवर आपका दिमाग, हम चेक कर लेंगे। आपका दिमाग बड़े बकायेदारों से कर्ज वसूलने में नहीं है। अगर होता तो ये हजारों करोड़ के जो बकायेदार हैं, इनके पासपोर्ट जब्त करो ना। संजय सिंह के तो पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं, एक एक सांसद के पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं। इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया आपने? इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया आपने? नहीं जब्त किए। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है,
4 PM संजय शर्मा का बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है, मुकेश मोहन पे मुकदमा करना है। खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। खाली आपको अपने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। नोटबंदी करके आपने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। आपने एक अपने पूंजीपति दोस्त को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति देके देश को बर्बाद किया। आप सिर्फ देश को लूटने वाले लोग हो। आप देश को लूटने का और भ्रष्टाचार करने का और उनसे चंदा लेकर धंधा देने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, इस बिल का मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूं। अंतिम बात कह के खत्म करूंगा। मान्यवर एनसीएलटी की बड़ी चर्चा हुई। एनसीएलटी में मान्यवर 30, बस खत्म कर रहा हूं, सबको आपने ज्यादा टाइम दिया, मुझे भी एक आध मिनट दे दीजिए सर। एनसीएलटी में 30,000 केस पेंडिंग है सर, और 270 दिनों में एनसीएलटी को केस का निराकरण करना होता है। एनसीएलटी तो भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। उनके पास ऊपर से फोन जाता है नेताओं का, इसका इतना माफ कर दो, उसका उतना माफ कर दो। ये अंतिम वाक्य चीफ जस्टिस का मैं बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। 48,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी का बकाया था, 430 करोड़ रुपए में सेटलमेंट हो गया। तो सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस जी ने कहा, उन्होंने कहा that the insolvency process had become mockery। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश का बयान है इंसॉल्वेंसी के बारे में, जिस तरीके से आप लूटखोरी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान अयोध्या रामिरेड्डी अला। थैंक यू सर। समर्थन करते हैं। धन्यवाद। श्री राजेश वर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने जन विश्वास बिल 2026 विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और अपनी लोकसभा खगड़िया की जनता की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बिल गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाला और 140 करोड़ भारत के नागरिकों के अंदर विश्वास भरने वाला बिल है। इस बिल के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय पीयूष गोयल जी का और इस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष युवा आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इस समिति में, इस सिलेक्ट कमेटी का मुझे भी सदस्य रहने का सुअवसर माननीय अध्यक्ष जी ने दिया। इसके लिए मैं उनका भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, श्री तेजस्वी सूर्या जी की अध्यक्षता वाली इस समिति में 49 सीटिंग में कानूनों को एनालाइज किया गया है, जिसकी कल्पना कभी विपक्ष कर ही नहीं सकता है। अंग्रेजों के जमानों के कोर्ट फीस एक्ट 1870 से लेकर नए कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025 तक हर कानून को न केवल बारीकी से अध्ययन किया गया है, बल्कि सर्वसम्मति से इसको पारित करने का काम हमारी इस समिति ने करने का काम किया है। यह बिल सही मायने में इस श्लोक को चरितार्थ करता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। इस बिल में सबको साथ लेकर चलने की सोच है। आज इस बिल के माध्यम से जो बदलाव होने जा रहा है वो एक ऐतिहासिक बदलाव है, क्योंकि जिन 78 कानूनों में इस संशोधन को करने का काम किया जा रहा है, न केवल इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बल्कि इसके साथ साथ आम नागरिकों का ईज ऑफ लिविंग भी सुधरेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं किस तरीके से यह बिल हमारे देश के युवा, हमारे देश के किसान, हमारे देश के गरीब और मध्यम परिवार के लिए संजीवनी का काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से किसानों के लिए द कैटल ट्रस्ट पास एक्ट 1871 के तहत जब किसी किसान का कोई मवेशी किसी दूसरे किसान की खेती में चल जाता था, उसके फसल को थोड़ा बर्बाद करता था, तो उसको जेल तक का प्रावधान पुरानी सरकार ने करने का काम किया और हमारी सरकार ने इस बिल के माध्यम से इसको डिक्रिमिनलाइज करने का काम किया है और अब केवल जुर्माने तक इसको सीमित करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, द अपिडा एक्ट 1985 के तहत जब किसान निर्यात के रिटर्न को
सही समय पर नहीं जमा कर पाता था तो इन लोगों ने उन पर मुकदमा तक चलाने का काम किया। और हमारी सरकार ने पहली बार यदि ये गलती होती है तो चेतावनी तक इसको सीमित करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत नियुक्तियों को अप्रेंटिसशिप कोटा पूरा न करने पर आपराधिक आरोपी के तरह उनके ऊपर आपराधिक कानूनी कार्रवाई की जाती थी। हमारी सरकार ने इसको खत्म करने का काम किया। अब जितनी भी कंपनियां हैं वो न केवल खुलकर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देगी बल्कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित करने का काम भी करेगी। अध्यक्ष महोदय, बुनकरों के लिए द हैंडलूम एक्ट 1985 जिसमें हमारे गरीब बुनकर, मैं भागलपुर में जन्मा हूं जहां पर एक बड़ी आबादी हमारे बुनकरों की है। हमारे गरीब बुनकर जो गलती से आरक्षित वस्तुएं बना लेते थे तो उनको जेल तक में डालने का प्रावधान इन लोगों ने बनाया था। हमारी सरकार ने उस प्रावधान को खत्म करते हुए केवल पेनल्टी तक इसको सीमित करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, हम लोग सब जितने पक्ष या विपक्ष के यहाँ पर हमारे सांसद बैठे हैं, प्रतिदिन द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जिसमें प्रतिदिन जो ट्रैफिक से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत गलतियां हम लोगों से होती थी तो इसमें मुकदमों से लेकर आम नागरिक कोर्ट और आरटीओ के चक्कर लगाने पर विवश हुआ करता था। हमारी सरकार ने पहली गलती पर चेतावनी और फिर जुर्माने तक इसको सीमित करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मक्का और मखाना हब एपीडा एक्ट जिसके तहत मेरी लोकसभा जो सबसे ज्यादा मक्का उत्पाद करती है खगड़िया, वहां पर जब पहली बार कोई किसान निर्यात करने पर कोई कागजी कार्रवाई में कोई त्रुटि कर देता था तो उस पर मुकदमा चलाने का ये लोग काम करते थे। अब हमारी सरकार ने उसको हटाकर पूरी तरीके से किसानों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है और अब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में न केवल किसान बल्कि युवा भी अपने स्टार्टअप को लेकर देश भर में नहीं दुनिया भर में इस निर्यात को निडर होकर कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने निरंतर अथक प्रयास करके 1633 ऐसे पुराने और जटिल कानूनों को खत्म करने का काम किया है और उससे देश का व्यापारी, देश का किसान, देश का युवा और मध्यम वर्गीय परिवार निडर होकर अपने जीवन को जीने का काम कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, 2014 से 25 तक भारत ने 748.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके ये आकर्षित 143% की वृद्धि बढ़ाकर देने का काम किया और एक्टिव रजिस्टर्ड कंपनी जो 2020-21 में 1.55 लाख थी वो बढ़कर 3 फरवरी 2026 में 1.98 लाख हो गई है। ये अपने आप में बताता है, ये 27% की जो बढ़ोतरी ये अपने आप में बताती है कि हमारी सरकार केवल कानून बनाती नहीं है, उस कानून का धरातल पर होता हुआ मूलचूल परिवर्तन भी हम लोग देखने का काम अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं। 2014 के बाद मोदी जी की सरकार ने न केवल ये मूलचूल परिवर्तन किया बल्कि कई ऐसे प्रतीकों को भी उखाड़ फेंकने का काम किया जो राजशाही तरीके से चलाने का काम करते थे। हम लोगों ने राजपथ को कर्तव्य पथ बनाने का काम किया क्योंकि एक सच्चे लोकतंत्र में राजा कोई नहीं होता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य प्रधान होता है। हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय नौसेना का नया निशान दिया। इन लोगों के कार्यकाल से नौसेना के जो झंडे हुआ करते थे वो सेंट जॉर्ज क्रॉस हुआ करता था जो गुलामी का एक बहुत बड़ा दाग था। हम लोगों ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2 सितंबर को नौसेना को एक नया निशान का अनावरण करने का काम किया जहां हम लोग गर्व से देख सकते हैं कि महान छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा उसमें अंकित है। अध्यक्ष महोदय, अपराधी कानून में भी मूलचूल परिवर्तन किया गया है। जहां अंग्रेजों के बनाए गए आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट हुआ करते थे उसकी जगह पर अब हम लोगों ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का तो काम है
कि उनको विरोध करना है, धन्यवाद। लेकिन इस बिल के माध्यम से अध्यक्ष महोदय साधारण गलतियों पर असाधारण डॉक्टर कादिर जिस तरीके से उनको सजा दी जाती थी उसको रोकने का काम किया है। और मैं 4 पंक्ति में सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूं, विपक्ष के साथियों कहना चाहता हूं कि तुम विरोध करते रहो, भ्रम फैलाते रहो, हम सच की राह पर यूं ही चलते रहेंगे। तुम आंधियां उठाओ, तुम तूफान मचाते रहो, हम हर बार दीपक बनकर जलते रहेंगे। तुम झूठ के सांचे चाहे जितने गहरे कर लो, हम सच्चाई की किरणें बनकर ढलते रहेंगे। तुम सवालों में उलझाओ, राह भटकाते रहो, तुम्हें हम हर मोड़ पर जवाब बनकर मिलते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, जवाब बनकर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया। हम इस बिल का और हमारी पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन करती है। जय हिंद, जय भारत। दिल से आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्य श्री प्रिया सरोज जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं कहना चाहूंगी कि कानून अगर कमजोर किया जाए तो जुल्म और मजबूत हो जाता है। कानून अगर कमजोर किया जाए तो जुल्म और मजबूत हो जाता है। जब सजा का डर दिल से मिट जाए तो हर अपराध बेखौफ हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है, लेकिन इस बिल के जरिए असल में ईज ऑफ स्केपिंग अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही है। जनता को बताया जा रहा है कि 79 लॉज के करीब 700 प्रोविजन आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि 288 प्रोविजंस में जेल हटाकर मॉनेटरी पेनल्टीज लगा रही है। पर मैं पूछना चाहती हूँ, क्या जस्टिस को भी आउटसोर्स कर दिया जाएगा? क्या अब हर अपराध का रेड कार्ड बनेगा, पे एंड वॉक फ्री? अध्यक्ष महोदय, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रेड के अनुसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करीब 3.6 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है और गवर्नमेंट ने सोचा जजेस नहीं बढ़ने, कोर्ट्स नहीं बढ़ाने, जुडिशरी नहीं सुधारनी, चलो कुछ अलग करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं। उसका सॉल्यूशन ये निकला है कि वो कितना खतरनाक है कि न्याय खुद शर्मिंदा हो जाए। गवर्नमेंट का सॉल्यूशन है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स, यानी ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनरी। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये मिनिमम गवर्नमेंट है या मैक्सिमम ब्यूरोक्रेसी? अध्यक्ष महोदय, जहाँ फैसला भी वही करे और सजा भी वही सुनाए, वो इंसाफ नहीं साहब, वो सत्ता का साया कहलाए। अध्यक्ष महोदय, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स बनाने पर जेल का प्रोविजन हटाया गया है। ये रिफॉर्म नहीं, ये पब्लिक हेल्थ के साथ खिलवाड़ है। ORF स्टडी बताता है कि 37.8% कंप्लायंस में इम्प्रिजमेंट क्लॉजेस थे। ये कॉर्पोरेट नेग्लिजेंसी के खिलाफ असली ट्रीटमेंट था। मैं ये कहना चाहूंगी कि कानून की चिंता मत करो, फाइन देने का बजट तैयार रखो। सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि गरीब का जीवन इतना सस्ता है कि उसका डिफेक्टिव मेडिसिन के हवाले कर दिया जाए। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, फूड सेफ्टी, हाउसिंग, झुग्गी झोपड़ी कानून, हर जगह पैटर्न सेम ही है इनका। जेल हटाओ, फाइन बढ़ाओ और बोलो देखिए हमने सुधार कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये सब सेक्टर आम आदमी की जान से सीधा जुड़े हैं। ये आपराधिक जिम्मेदारी हटाकर आप क्या संदेश दे रहे हैं सरकार को? क्या आप कह रहे हैं जनता को? क्या आप कह रहे हैं देश को? जनता रिस्क उठाएगी और सिस्टम सिर्फ रसीद काटेगी। अब सबसे बड़ा छल MSME और छोटे उद्योग के साथ 2025 के बिल में MSME डिपार्टमेंट एक्ट 2006 को शामिल किया गया था, लेकिन 2026 के इस डिटेल बिल से MSME सेक्टर को जानबूझकर बाहर कर दिया गया। जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार है, जहां भुगतान में देरी, क्रेडिट संकट, मांग की कमी और बंद होती उद्योग असली समस्या है, उसी सेक्टर को इसी तत्कालीन सुधार से बाहर कर दिया गया है। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मगर धरातल पर छोटे उद्योग, स्टार्टअप, ठेके पर काम करने वाले नौजवान सब अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा। गवर्नमेंट बार बार वेस्ट की बात करती है तो चलिए फैक्ट्स की बात करते हैं। यूके में फाइन स्ट्रक्चर्ड है पर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। USA में कॉर्पोरेट क्राइम्स पर जेल टाइम है और कॉर्पोरेट डेथ पेनल्टी तक है। चाइना तक इन्वायरमेंट और फूड सेफ्टी में स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, लेकिन भारत में हम पनिशमेंट को डिल्यूट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दुनिया जहां कानून मजबूत कर रही है वहां हम कानून को कमजोर कर रहे हैं। मेट्रो रेलवे
मेट्रो रेलवे एक्ट में स्मोकिंग को डीक्रिमिनलाइज करके 2000 पेनल्टी कर दिया गया है। सर, मेट्रो ओपन स्पेस नहीं, ये इनक्लोज ऑक्सीजन लिमिटेड इन्वायरमेंट है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे सिस्टम को खतरे में डाल सकती है। सिंगापुर में 60,000 फाइन है, जीरो टॉलरेंस है। अब सरकार क्या कर रही है? सिगरेट पी लो, 2000 ही तो आपको पेमेंट करना है। क्या ये गवर्नमेंट है, ये नेग्लिजेंस है? सर, ये मैम, ये जन विश्वास नहीं, ये जन विश्वासघात है। जब सुरक्षा का मूल्य घट जाता है तब समाज का विश्वास टूट जाता है। सरकार दावा करती कि वह 21st सेंचुरी के लिए लॉ अपडेट कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। एनडीएमसी एक्ट 1994 के तहत आज भी कई ऑफेंस के फाइनेंस 25 से 100 रुपए के बीच में, ये अमाउंट 32 इयर्स पहले फिक्स किए गए थे। 1994 में 100 रुपए की वैल्यू कुछ नहीं थी। आज 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं खरीद सकते हम। अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में की पेनल्टी में 1983 सिर्फ 1000 ही अध्यक्ष वहां कंप्लीट करने चाहिए। 43 इयर्स पहले अमाउंट को किसी ने छुआ तक नहीं। ये रिवाइज करके सिस्टम ने इनडायरेक्टली करप्ट ऑफिशियल्स को प्रोटेक्ट किया है। मैं 2 मिनट में कंक्लूड कर रही हूँ। गवर्नमेंट कह रही है कि हम लॉज मॉडर्नाइज कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ, लॉज को मॉडर्न नहीं, वीकन कर रहे हैं। हम जस्टिस को सिंप्लीफाई नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम बिजनेस को प्रमोट नहीं, अकाउंटेबिलिटी को डाइल्यूट कर रहे हैं। हम किसी भी कानून का समर्थन नहीं कर रहे हैं जो अदालत की ताकत को घटाए और अफसरों की मनमाना बढ़ाए। कॉर्पोरेट के लिए फाइन और इजाजत और आम लोगों के लिए न्याय को किस्मत का खेल बना दे। अध्यक्ष महोदय, कानून अगर ढाल नहीं सिर्फ दिखावा बन जाए तो लोकतंत्र नहीं, सिर्फ सत्ता का तमाशा रह गया। विद दिस स्पिरिट आई स्ट्रांगली रिजेक्ट दिस बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म बिकॉज half-baked laws does not fix the broken system. They just make them more dangerous. I demand that the government withdraw it immediately and bring back truly people-centric legislation only after honest consultation with the people, judiciary and opposition. Laws cannot be imposed in the name of trust by ignoring those who trust truly matters. Law are made for the people and the people deserve better than this. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bhim. दिल से आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्य श्री प्रिया सरोज जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं कहना चाहूंगी कि कानून अगर कमजोर किया जाए तो जुल्म और मजबूत हो जाता है। कानून अगर कमजोर किया जाए तो जुल्म और मजबूत हो जाता है। जब सजा का डर दिल से मिट जाए तो हर अपराध बेखौफ हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है, लेकिन इस बिल के जरिए असल में ईज ऑफ स्केपिंग अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही है। जनता को बताया जा रहा है कि 79 लॉज के करीब 700 प्रोविजन आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि 288 प्रोविजंस में जेल हटाकर मॉनेटरी पेनल्टीज लगा रही है। पर मैं पूछना चाहती हूँ, क्या जस्टिस को भी आउटसोर्स कर दिया जाएगा? क्या अब हर अपराध का रेड कार्ड बनेगा, पे एंड वॉक फ्री? अध्यक्ष महोदय, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रेड के अनुसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करीब 3.6 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है और गवर्नमेंट ने सोचा जजेस नहीं बढ़ने, कोर्ट्स नहीं बढ़ाने, जुडिशरी नहीं सुधारनी, चलो कुछ अलग करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं। उसका सॉल्यूशन ये निकला है कि वो कितना खतरनाक है कि न्याय खुद शर्मिंदा हो जाए। गवर्नमेंट का सॉल्यूशन है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स, यानी ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनरी। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये मिनिमम गवर्नमेंट है या मैक्सिमम ब्यूरोक्रेसी? अध्यक्ष महोदय, जहाँ फैसला भी वही करे और सजा भी वही सुनाए, वो इंसाफ नहीं साहब, वो सत्ता का साया कहलाए। अध्यक्ष महोदय, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स बनाने पर जेल का प्रोविजन हटाया गया है। ये रिफॉर्म नहीं, ये पब्लिक हेल्थ के साथ खिलवाड़ है। ORF स्टडी बताता है कि 37.8% कंप्लायंस में इम्प्रिजमेंट क्लॉजेस थे। ये कॉर्पोरेट नेग्लिजेंसी के खिलाफ असली ट्रीटमेंट था। मैं ये कहना चाहूंगी कि कानून की चिंता मत करो, फाइन देने का बजट तैयार रखो। सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि गरीब का जीवन इतना सस्ता है कि उसका डिफेक्टिव मेडिसिन के हवाले कर दिया जाए। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, फूड सेफ्टी, हाउसिंग, झुग्गी झोपड़ी कानून, हर जगह पैटर्न सेम ही है इनका। जेल हटाओ, फाइन बढ़ाओ और बोलो देखिए हमने सुधार कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये सब सेक्टर आम आदमी की जान से सीधा जुड़े हैं। ये आपराधिक जिम्मेदारी हटाकर आप क्या संदेश दे रहे हैं सरकार को? क्या आप कह रहे हैं जनता को? क्या आप कह रहे हैं देश को? जनता रिस्क उठाएगी और सिस्टम सिर्फ रसीद काटेगी। अब सबसे बड़ा छल MSME और छोटे उद्योग के साथ 2025 के बिल में
MSME डिपार्टमेंट एक्ट 2006 को शामिल किया गया था, लेकिन 2026 के इस डिटेल बिल से MSME सेक्टर को जानबूझकर बाहर कर दिया गया। जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार है, जहां भुगतान में देरी, क्रेडिट संकट, मांग की कमी और बंद होती उद्योग असली समस्या है, उसी सेक्टर को इसी तत्कालीन सुधार से बाहर कर दिया गया है। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मगर धरातल पर छोटे उद्योग, स्टार्टअप, ठेके पर काम करने वाले नौजवान सब अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा। गवर्नमेंट बार बार वेस्ट की बात करती है तो चलिए फैक्ट्स की बात करते हैं। यूके में फाइन स्ट्रक्चर्ड है पर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। यूएसए में कॉर्पोरेट क्राइम्स पर जेल टाइम है और कॉर्पोरेट डेथ पेनल्टी तक है। चाइना तक एनवायरमेंट और फूड सेफ्टी में स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, लेकिन भारत में हम पनिशमेंट को डिल्यूट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दुनिया जहां कानून मजबूत कर रही है वहां हम कानून को कमजोर कर रहे हैं। मेट्रो रेलवे एक्ट में स्मोकिंग को डीक्रिमिनलाइज करके 2000 पेनल्टी कर दिया गया है। सर, मेट्रो ओपन स्पेस नहीं, ये इनक्लोज ऑक्सीजन लिमिटेड एनवायरनमेंट है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे सिस्टम को खतरे में डाल सकती है। सिंगापुर में 60,000 फाइन है, जीरो टॉलरेंस है। अब सरकार क्या कर रही है? सिगरेट पी लो, 2000 ही तो आपको पेमेंट करना है। क्या ये गवर्नमेंट है? ये नेग्लिजेंस है। सर, ये जन विश्वास नहीं, ये जन विश्वासघात है। जब सुरक्षा का मूल्य घट जाता है तब समाज का विश्वास टूट जाता है। सरकार दावा करती कि वह 21st सेंचुरी के लिए लॉ अपडेट कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। एनडीएमसी एक्ट 1994 के तहत आज भी कई ऑफेंस के फाइनेंस 25 से 100 रुपए के बीच में। ये अमाउंट 32 इयर्स पहले फिक्स किए गए थे। 1994 में 100 रुपए की वैल्यू कुछ नहीं थी। आज 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं खरीद सकते हम। अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में की पेनल्टी में 1983 सिर्फ 1000 ही। अध्यक्ष महोदय, कंप्लीट करने दीजिए। 43 इयर्स पहले एक अमाउंट को किसी ने छुआ तक नहीं। ये रिवाइज करके सिस्टम ने इनडायरेक्टली करप्ट ऑफिशियल्स को प्रोटेक्ट किया है। मैं 2 मिनट में कंक्लूड कर रही हूँ। गवर्नमेंट कह रही है कि हम लॉज मॉडर्नाइज कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ लॉज को मॉडर्न नहीं, वीकन कर रहे हैं। हम जस्टिस को सिंप्लीफाई नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम बिजनेस को प्रमोट नहीं, अकाउंटेबिलिटी को डिल्यूट कर रहे हैं। हम किसी भी कानून का समर्थन नहीं कर रहे हैं जो अदालत की ताकत को घटाए और अफसरों की मनमाना बढ़ाए। कॉर्पोरेट के लिए फाइन और इजाजत और आम लोगों के लिए न्याय को किस्मत का खेल बना दे। अध्यक्ष महोदय, कानून अगर ढाल नहीं सिर्फ दिखावा बन जाए तो लोकतंत्र नहीं सिर्फ सत्ता का तमाशा रह गया। With this spirit, I strongly reject this bill in its present form because half-baked laws does not fix the broken system. They just make them more dangerous. I demand that the government withdraw it immediately and bring back truly people-centric legislation only after honest consultation with the people, judiciary, and opposition. Laws cannot be imposed in the name of trust by ignoring those who trust truly matters. Laws are made for the people, and the people deserve better than this. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bhim. श्री जगदम्बिका पाल जी। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को जवाब देना है। मैं केवल इसलिए खड़ा हूं जन विश्वास बिल 2026 के समर्थन में कि निश्चित तौर से स्पीकर साहब ने इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा था और सेलेक्ट कमेटी तेजस्वी सूर्या जी की अध्यक्षता में हुई, और जिसने इस बिल पे कितनी गहराई से क्लॉज बाय क्लॉज या जितने रिलेवेंट प्रोविजंस थे उन पे स्टेक होल्डर्स हों या जो हमारे एक्सपर्ट्स हों, लीगल एक्सपर्ट्स हों या कंप्लायंस बॉडीज हों, रेगुलेटर्स हों, उन सबको उन्होंने बैठकों में बुलाया। और मुझे लगता है कि शायद कोई सेलेक्ट कमेटी इतिहास में इतनी बैठकें किया होगा। मैं उनको बधाई देता हूं कि इस सेलेक्ट कमेटी ने 49 बैठकें किया, जिस 49 बैठकों में देश के सभी लोगों को बुला करके और इस बिल के बारे में, जन विश्वास बिल के बारे में काफ़ी डिटेल डिलिब्रेशंस किया है। निश्चित तौर से हमारे जिस बिल पे 49 बैठकें हुई हों, बिल पे क्लास बाय क्लास डिस्कशन हुआ हो, सभी पार्टी के सदस्य रहे हों, तो मुझे तो लगता है कि आज इस बिल को सर्वसम्मत से करना चाहिए था। बिल पे विरोध क्यों हो रहा है जब उस बिल में
जब 49 बैठकें हुई, रिकमेंडेशंस हुआ, रिकमेंडेशन पे कोई वोटिंग नहीं हुई। अगर रिकमेंडेशन पे कोई आपस में वोटिंग डिवीजन की मांग नहीं हुई, सबने सर्वसम्मत से ये अमेंडमेंट भेजा है, तो निश्चित तौर से ये नैतिकता नहीं, हर तरह से होना चाहिए था कि फिर यहाँ आकर के इसका विरोध नहीं होना चाहिए। और विरोध क्यों हो रहा है? विरोध तो इसलिए इस तरह से किया जा रहा है कि जैसे लगता है ये केवल कॉर्पोरेट हाउसेज को फायदा देने के लिए, बड़े लोगों को फायदा देने के लिए, लोगों को उनको करेगा। मैं कहता हूं कि आज इस देश में कितने कानून हैं? आज इस देश में 882 कानून हैं, जिसमें 370 ऐसे कानून हैं जिसमें क्रिमिनल प्रोविजन है, और उसमें 7200 ऐसे ऑफेंसेज हैं कि जो चिंता की बात है कि उस ऑफेंसेज में जिसमें कोई क्रिमिनल होने का कोई औचित्य भी नहीं है, उनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसके बावजूद भी वो कानून बने थे। पहली बार तय किया जब भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दिया, तो उन्होंने फैसले। माननीय सदस्यगणों, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही 7 बजे तक के लिए बढ़ा दी जाए। जी, तो उन्होंने इसी सदन में कहा था कि ऐसे दुनिया के, हमारे भारत में ऐसे ऐसे कानून जो अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए थे, और उन कानूनों से देश के लोगों की प्रगति को, इस कानून को लाने का मकसद, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वाणिज्य मंत्री जी को, पीयूष गोयल जी को बधाई दूंगा कि पहले क्या इस सदन में डिस्कस होता था, पॉलिसी पैलिसेस की बात होती थी, फ्रेजाइल इकोनॉमी की बात होती थी। आज ये सदन गवाह बनेगा कि ये फ्रेजाइल इकोनॉमी और पॉलिसी पैलिसेस की बात नहीं कर रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग की बात कर रहा है। आज भारत की पार्लियामेंट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो। और मैं एक बात कह दूं आपको अधिष्ठाता महोदय, कि कह रहे बड़े लोगों करेगा, मैं नहीं जानता अवधेश प्रसाद जी, कहीं हमारे आपके गांव का कोई बच्चा अगर भाग करके दिल्ली आ गया और दुर्भाग्य से वो भूख में स्टेशन पे अगर भीख मांगने लगा, तो उसमें 1 वर्ष की सजा थी। अगर गांव का कोई छोटा बच्चा बहक के भाग गया तो 1 वर्ष की सजा थी। और अगर आज उस बच्चे को उस 1 वर्ष की सजा से इसको डिक्रिमिनलाइज किया जा रहा है, तो ये देश के लाखों बच्चे जो घर से बाहर आते हैं और उनको सजा मिलती, आज उनको मुक्त करने के, उनको नई धारा में, मुख्य धारा में लाने का काम किया जा रहा है। उसमें रेलवे पे जो भीख मांगना था, बिना अनुचित सामान बेचना था, उसमें यह सजा थी। और अब क्या किया गया है कि उनकी ये सजा समाप्त किया गया, उस व्यक्ति बच्चे को हटाया जाएगा, वहां से उसको मुख्य धारा में भेजा जाएगा। सड़क पे पशु कौन बड़ा आदमी बांधता है, सड़क पे कौन प्रदर्शन करता है, कोई जानवर मर गया तो उसको कौन हटाने की बात करता है? अरे थोड़ा सा समय दीजिए, सुन ले लोग। सार्वजनिक स्थान, कहीं हार्ड कोई बजा दे, कोई ध्वनि प्रदूषण हो जाए, कहीं आप पशु कब बांधते? जब गांव में बाढ़ आ जाती है, कहीं बंधे पे, कहीं सार्वजनिक स्थल पे, कहीं सड़क के किनारे बांधे। तो वो गरीब के खिलाफ अगर जेल था, तो आज अवधेश प्रसाद जी अगर वो जेल का प्राविधान पीयूष गोयल जी समाप्त कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, तो आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए और इस बात की आपको बधाई देनी चाहिए कि ऐसे तमाम कानून जो देश के गरीबों को, देश के लोगों को। और मैं कहना चाहता हूं, मेरे खिलाफ एक क्या मुकदमा हो गया, मेरे खिलाफ मैंने चुनाव में वॉल राइटिंग किया था, उस वॉल राइटिंग पे मुकदमे में मुझे हर तारीख पे जाना पड़ता था, आरओ ने करा दिया। और उसमें सोचिए कि दीवार पे हमने उसको साफ भी करा दिया था चुनाव के बाद, मुझको 100 रुपया फाइन हो गया, मुझे हाई कोर्ट में जाना पड़ा, एमपी एमएलए कोर्ट में जाना पड़ा। तो आज जो अभी हमारे तमाम लोग कह रहे थे, मैं एक बात कह दूं कि ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की ये रिपोर्ट है 2022 की कि जेल फॉर डूइंग बिजनेस, आज जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये ओआरएफ की रिपोर्ट है कि उसके अनुसार ये था कि भारत में व्यवसायों के लिए 69,233 कंप्लायंसेज का पालन करना पड़ता है, जिसमें 37.88% का इम्प्रीजमेंट का, जेल जाने का प्राविधान। कौन करेगा व्यापार, कौन छोटे लोग करेंगे? अगर 69,223 लोगों, मुकदमे कितने हैं? ये नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड अगस्त 25 की रिपोर्ट है कि भारत की जिला अदालतों में 3.6 करोड़ से अधिक क्रिमिनल केसेज लंबित हैं। तो अब आप बताइए कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड,
आप किस तरीके से हर महीने गरीब गांव से निकलता है, तारीख पे जाना पड़ता है, फिर तारीख पड़ जाती, वापस आ जाता है, उसका समय खराब होता है, देश की एनर्जी खराब होती है। तो मुझे लगता है आज ऐतिहासिक दिन है जो पीयूष गोयल जी इस कदम को लेकर के आए हैं। मैं चाहता हूं सदन सर्वसम्मत से इसको पास करे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। PSA लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।